उसके अलावा जो है ये जो गड्ढा वाला जो फिनोमिना है, ये परिघटना है कि जगह-जगह जो है नए-नए होल निकल कर के आ रहे हैं। ये कम से कम जोशीमठ में 10 जगह ऐसी हैं जहाँ ऐसे होल बन गए हैं, बड़े, जिसकी गहराई जो है 10 फीट से लेकर के और कम से कम 20 फीट तक है। जोशीमठ का मुख्य बाजार है, इसके नीचे बड़ी चट्टान है, उस चट्टान पे जो है बड़ी दरारें आ चुकी हैं। अगर इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में जोशीमठ की आबादी मात्र 25,000 है और उस 25,000 की आबादी में 3,000 4,000 लोग सड़क पर उतर जा रहे हैं, तो स्थिति इसका मतलब सामान्य नहीं है। आज से 2 महीने के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, जिससे पहले जोशीमठ में एक बार फिर भू धसाव को लेकर देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर जिस तरीके से भू धसाव एक बार फिर सामने आया है, उससे लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही थी कि जोशीमठ में जो भू धसाव की समस्या है, हम उसको जल्द ही काबू पा लेंगे और चारधाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। वहीं जोशीमठ के रहने वाले लोग आज भी तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो मुआवजा उनको मिलना है उसको लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती जी। सती जी, सबसे पहले तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ के लिए धरने पर बैठे हैं। तो क्या रिस्पॉन्स है इस समय? किस तरीके से आपकी सरकार से बातचीत हो रही है? मुआवजे का ऐलान किया गया था और घर के बदले घर की बात हो रही थी, प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बन रहे हैं। तो कहाँ तक पहुंचा है जोशीमठ का नागरिक? आज हमारे धरने को 48वां दिन है, यहाँ जो धरना चल रहा है उसको 48वां दिन है। आंदोलन हमारा इससे ज़्यादा पुराना है और जो दरारों का सिलसिला है ये लगभग 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल से ही हम लोग इस सवाल को, इस बात को उठा रहे हैं। लगातार सरकार जो है इसकी उपेक्षा करती रही है, लगातार सरकार जो है यहाँ की वास्तविकता को नकारती रही है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, सरकार कह रही थी कि स्थिति सामान्य हो गई है, सब ठीक है। हम लगातार कह रहे हैं कि दरार बढ़ रही है, धसाव बढ़ रहा है, ये जो है नए नए इलाकों में जा रहा है। कल जो है वो बद्रीनाथ हाईवे पर 2 जगह बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वो तो सबने देखे हैं, लेकिन हम तो उससे पहले कह रहे हैं कि बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार जगह जगह दरारें जो है चौड़ी हो रही हैं। उससे थोड़ा और नीचे जाएं आप मारवाड़ी की तरफ, वहां तो सड़क जो है 5 फीट तक धंस गई है। उसको भरा गया, मिट्टी उसमें डाली गई, लेकिन उसके बाद वो फिर, उसके अलावा जो है ये जो गड्ढा वाला जो फिनोमिना है, ये परिघटना है कि जगह जगह जो है नए नए होल निकल करके आ रहे हैं। ये कम से कम जोशीमठ में 10 जगह ऐसी हैं जहां ऐसे होल बन गए, बड़े, जिसकी गहराई जो है 10 फीट से लेकर के और कम से कम 20 फीट तक है। इसके अलावा जो है जो पत्थर था, जिसको कि सब लोगों ने टीवी पर देखा, कि जिसको सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग कुछ चंद लोहे की छड़ों से टिकाने की कोशिश कर रहा था, वो जो है लोहे की छड़ें लटक गई हैं और उस पत्थर के नीचे जो बड़ी चट्टान है उसके नीचे धसाव शुरू हो गया। जोशीमठ का मुख्य बाजार है, इसके नीचे बड़ी चट्टान है, उस चट्टान पे जो है बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इस तरह से ये लगातार आपदा का जो ये फैलाव है बढ़ रहा है। सरकार की तैयारी है बद्रीनाथ को लेकर के, हम भी चाहते हैं, क्योंकि जो है जो बद्रीनाथ यात्रा है केवल जोशीमठ के लिए नहीं बल्कि ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक के सभी छोटे बड़े व्यवसायी, होटल वाले, उन सब के लिए जरूरी है। लेकिन उसको, यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने कहा था आपको नंबर 1 ये जो बद्रीनाथ का हाईवे है इसको ठीक करना पड़ेगा। नंबर 2 आपको जो है जो नरसिंह मंदिर वाला मार्ग है या तो उसको ठीक करें, अन्यथा उसके विकल्प के तौर पर जो औली वाला मार्ग है उसको चौड़ा करें, उसे ठीक करें। नंबर 3 हम ये कह रहे थे कि जो यहाँ आपदा प्रभावित लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन आपदा प्रभावितों के लिए विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजे की घोषणा करें। यहाँ अधिकांश जो होटल हैं उनमें आपदा प्रभावित रह रहे हैं, उन होटलों को खाली किए बगैर आप बद्रीनाथ की यात्रा नहीं चला सकते, क्योंकि अगर यात्री यहाँ आएगा जोशीमठ में रहेगा कहाँ। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जो है आप अभी तक नहीं कर पाए। 5 जनवरी को सरकार ने हमको कहा, प्रशासन के साथ जो हमारा चक्का जाम के बाद समझौता हुआ, उसमें कहा गया कि हम 4,000 प्रीफैब आपको बना करके देंगे। आज तक एक प्रीफैब जो है तैयार नहीं है, एक भी विस्थापित उसमें रखा नहीं गया है। यात्रा, आप ठीक कह रहे हैं कि 2 महीने बाद यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार की तैयारियां केवल बयानों तक, मीटिंग तक सीमित होकर के रह गई है। बयानों में आपने बद्रीनाथ का हाईवे ठीक कर दिया, बयानों में आपने प्रीफैब बना दिया, बयानों में स्थिति जो है सामान्य हो गई। लेकिन आज अखबार में रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने यहाँ सर्वे किया
और उन प्रोफेसर्स ने अपने सर्वे की रिपोर्ट सरकार को दे दी है, जिसमें वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जोशीमठ जो धसाव हुआ है उसके लिए एनटीपीसी की सुरंग जिम्मेदार है। इस बात को हम पिछले दसियों साल से कह रहे थे, और पिछले 1.5 साल से तो हम कह ही रहे थे कि एनटीपीसी का काम को रोका जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। वो जोशीमठ जैसी जो जगह है, जो ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक जगह है, इसके बर्बादी के लिए, तबाही के लिए जिम्मेदार है। तो आज तो वो वैज्ञानिक कहने लगे हैं जो कि सरकार के ही विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर्स हैं। तो यानी कि सरकार के ही वैज्ञानिक इस बात का दावा कर रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यहाँ की तबाही के लिए एनटीपीसी की सुरंग जिम्मेदार है। तो अब तो सरकार को इसको मानना चाहिए, इस परियोजना को रोकना चाहिए और जोशीमठ के स्थायीकरण, स्थिरीकरण, पुनर्वास, विस्थापन, मुआवजे, इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। सर, इसके साथ साथ मुआवजे का भी ऐलान किया था सरकार ने, जो कि एक अंतरिम मुआवजा था, जिसमें 1.5 लाख कुछ जो रुपए थे वो दिए जाने थे। साथ ही सरकार ने ये भी ऐलान किया था कि जो लोग किराए पे रहना चाहते हैं उनको किराए के लिए लगभग 5,000 से 6,000 रुपए मुआवजा पर मंथ दिया जाएगा। तो क्या लोगों को मिल रहा है वो, कि ये सिर्फ बातें बयानों तक है? नहीं, वो 1.5 लाख रुपया नहीं है, वो सिर्फ 50,000 रुपया है। 1 लाख रुपए की जो रकम है वो एडवांस के तौर पर दी गई है, यानी अग्रिम राशि के तौर पर दी गई है। वो 1 लाख रुपया जब मेरे भवन का एस्टिमेशन हो जाएगा, उसका निर्धारण हो जाएगा कि कितना रुपए मेरे भवन का मूल्य है, उसमें से वो 1 लाख रुपया काट लिया जाएगा। तो अगर कोई मुआवजा है तो 50,000 रुपये का है। हाँ, वो 5,000 रुपया और घर के किराए की बात जरूर हुई है, कुछ लोगों को मिल रहा है और 1.5 लाख में से भी ये जो रकम है लोगों को मिली है। लेकिन उसके बावजूद लोग होटलों में रह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप स्थायी व्यवस्था नहीं करेंगे तो 1 लाख रुपए में तो किसी का घर बनता नहीं है। तो लिहाजा आपको जो है पूरी, हमने तो मांग की थी कि आप पूरी नीति की घोषणा कर दीजिए। इसके लिए हमने सुझाव दिया था कि भारत सरकार की विस्थापन पुनर्वास नीति है 2007 की। हमने कहा था उस नीति के तहत, क्योंकि उसमें सारे लोग समाहित हो जाते हैं, उस नीति के तहत आप जो है विस्थापन पुनर्वास की नीति घोषित कर दीजिए। सिर्फ उसमें जो है जोशीमठ की जो भौगोलिक स्थिति है और जो यहाँ की व्यावसायिक स्थिति है, इसको इंक्लूड कर दीजिए, उसको समाहित कर दीजिए और उसके साथ आप व्यापक जो विस्थापन नीति है उसकी घोषणा कीजिए। उस पर फिर हम समझौता कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। आज से 1 महीना पहले हम ये सुझाव दे चुके हैं। तो अभी जिस तरीके से प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाए जा रहे हैं, आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी करी है वहां पर, अभी पहला घर भी तैयार नहीं हुआ है, ये देखने को मिला। धाक गांव में जो स्थिति है वहाँ 15 घर बनने हैं और पहला घर अभी तैयार नहीं हुआ। हालांकि वहाँ के जो प्रशासन है वो ये दावा कर रहा है कि 1 हफ्ते के बाद से हम लोगों को घर देना शुरू कर देंगे। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि बयान तो काफी सारे आ रहे हैं सरकार की तरफ से, और बयान पे अगर हम जाएं तो लग भी रहा है कि सरकार जो है इस चीज को संभालने में पूरी तरीके से कामयाब हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी शाबाशी मिल चुकी है। तो आप, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से मौजूद हैं, जमीनी हकीकत आप बता सकते हैं, तो कहाँ तक पहुंचा है जोशीमठ का नागरिक? अगर वही प्रीफैब की ही बात करें, वो जिनको आप देख करके आए हैं उनमें से जो है 3 प्रीफैब जो हैं उनको कहा जा रहा है मॉडल है, यानी कि वो केवल नमूने के लिए बन रहे हैं, लोगों के लिए उसके बाद बनने शुरू होंगे, वो भी मात्र 15। जबकि सरकार की ही अगर गिनती को लें तो 278 से ज्यादा परिवार हैं जिनको तत्काल घर की आवश्यकता है, जिनको वहां विस्थापित किया जाना है। तो वो जो है ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अच्छा, जहां तक सरकार के बयानों का और वास्तविकता का सवाल है, तो उसमें आप देखिए कि पिछले 48 दिन से तो यहाँ धरना चल रहा है। इसी धरने के दौरान ही 2 बार मशाल जुलूस निकल चुका है, जिसमें 2-2, 2,500 हजार लोग शामिल हुए हैं। 27 जनवरी को पूरे जोशीमठ ब्लॉक की जनता सड़क पर थी, 6,500 से लेकर 8,000 के बीच में जनता सड़क पर थी। उससे पहले 26 जनवरी को यहाँ तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें 1,500 से 2,000 लोग शामिल थे। अगर इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में जोशीमठ की आबादी मात्र 25,000 है और उस 25,000 की आबादी में 3,000, 4,000 लोग सड़क पर उतर जा रहे हैं, तो स्थिति इसका मतलब सामान्य नहीं है। इसका सरकार कह रही है कि केवल 25% जोशीमठ पर प्रभाव पड़ा है, बाकी जोशीमठ पूरी तरीके से ठीक है, और उत्तराखंड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक बयान और आया था महेंद्र भट्ट जी का, उन्होंने कहा कि ये वामपंथियों की साजिश है और जेएनयू से और मुंबई से लोगों को बुलाकर यहाँ पर जो है आंदोलन को आग दी जा रही है। तो जो लोग सड़कों पर है वो क्या सारा जोशीमठ है या उसमें वामपंथी ताकतें भी हैं? अब आप तो यहाँ आए हैं इस समय, अभी आप धरने पर देख सकते हैं वहाँ कितने वामपंथी बैठे हैं, कितने चीनी एजेंट हैं, कितने माओवादी हैं। और इस बयान की तो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, यहाँ स्वयं भाजपा के लोगों ने उस पर जो है प्रतिक्रिया व्यक्त की। और आज से 2 दिन पहले तो इस सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र रावत,
और वो भाजपा के ही नेता हैं। उन्होंने उस बयान के लिए माफ़ी मांगी और भट्ट जी को भी कहा है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए जो उन्होंने बयान दिया है। यहाँ तो जितने लोग आंदोलन में हैं और यहाँ भी धरने पर जो बैठे हैं सब प्रभावित लोग, और उनको जो है आप अपनी ही जनता को देशद्रोही और चीन का एजेंट बता रहे हैं। तो यहाँ तो लोगों ने घोषणा की, अभी महिलाओं से आप बात कीजिएगा, उन्होंने घोषणा की है जब तक महेंद्र भट्ट इस बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगते कि लोग यहाँ घुसने नहीं देंगे। हम तो यहाँ सीमा पर प्रहरी के तौर पर काम करते हैं, सीमा की रक्षा की हम प्रथम पंक्ति के तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं। हम हैं तो सेना है यहाँ, और अगर गोली चलेगी तो ये नहीं देखेंगे कि ये जो है सिविलियन है या आर्मी वाला है। तो हम उसको उस चैलेंज के साथ, उस खतरे के साथ कि इस देश की रक्षा के लिए हम भी जो है उत्तरदायी हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। और तमाम विपरीत स्थितियों में, इतना ठंड, इतना मौसम की विपरीत स्थिति, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, पढ़ने की ठीक से सुविधा नहीं, इन विपरीत परिस्थितियों में इस सीमा पर हम खड़े हैं। और हम ही लोगों को आप कहेंगे कि देशद्रोही हैं, माओवादी हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। ये तो पूरे देश पर, यहाँ तो जो है चीन का दावा है, चीन ने यहाँ कर्णप्रयाग तक दावा किया है कि वहां तक उसकी भूमि है। और जब हमारे ही देश के जनप्रतिनिधि हमको चीनी नागरिक बताएंगे तो चीन को आप मौका दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, दूसरे देश के लोगों को। जो चीन यहाँ लगातार घुसपैठ करता है, यहाँ पिछले से पिछले साल उसने यहाँ के बकरी वालों के लिए जो पुल बना हुआ वो तोड़ दिया, उससे 4 साल पहले यहाँ बकरी वालों के उसने जो है टेंट उखाड़ दिए। लगातार उसका यहाँ जो है घुसपैठ होती रहती है, और उस घुसपैठ के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, लड़ते हैं, यहाँ बयान देते हैं। और हम ही लोगों को, अगर आप जो है यहाँ के नागरिकों को इस तरह से विदेशी नागरिक, चीनी एजेंट कहेंगे, तो ये जो है आप दूसरे मुल्क को मौका दे रहे हैं, दावा उसका पुख्ता होता है इससे। आपने एनटीपीसी की बात कही, और एनटीपीसी से हमने सरकार से सवाल भी किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी थे, उनसे हमने सवाल किया था हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो उन्होंने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो फीजिबिलिटी है वो पूरी स्टडी के बाद या रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा कि ये यहाँ लगना ज़रूरी है। अभी तक रिपोर्ट्स आई नहीं हैं, 2 महीने बीतने को आए हैं। एनडीएमए ने सभी जो विशेषज्ञ हैं उनको बयान देने से मना कर दिया। इससे पहले इसरो की जो रिपोर्ट आई थी उससे खलबली मच गई थी। तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा कि जोशीमठ में आखिर हुआ क्या है, और इसको लेकर आप किस तरीके से आगे जो है संघर्ष करेंगे? सरकार के 8 वैज्ञानिक संस्थानों ने अपना सर्वे किया है, उनकी रिपोर्ट का हमको भी इंतजार है। लेकिन इससे पहले हमने एक पत्रकार वार्ता करके एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जो डॉक्यूमेंट जो है एल&टी कंपनी ने बनाया है। उनके विशेषज्ञों ने उस डॉक्यूमेंट को तैयार किया, और उन विशेषज्ञों ने 2014 में तैयार किए गए उस डॉक्यूमेंट में डिटेल बताया है कि कैसे एनटीपीसी की सुरंग में जहां वो बन रही है, वो जो है फॉल्ट लाइन, हिमालय की जो भ्रंश है उसके ऊपर से गुजर रही है। उनका ये कहना है कि जब हम टीबीएम से वहां काम कर रहे थे तो जगह जगह वहां दरारें पैदा हो गई। एक तो इतनी बड़ी दरार पैदा हुई कि जिससे कि जो है एक्वीफर फट गया, जिससे 700 लीटर पानी पर सेकंड निकलने लगा। उसके अलावा 2012 में फिर से वहां उसमें दरार आई और उसमें से पानी निकलने लगा। इस तरह से वो कह रहे हैं कि वो जो सुरंग है वो असुरक्षित है और वो जोशीमठ के लिए खतरनाक है। ये केवल एक रिपोर्ट नहीं है, उसके अलावा अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है। आज से कुछ दिन पहले 12 फरवरी को मातृ सदन में मैं एक सम्मेलन में शामिल हुआ। वहाँ जो है इस देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वैज्ञानिक डॉक्टर रवि चोपड़ा ने बाकायदा इसको कैटेगोरिकली मंच से कहा है कि जोशीमठ की आपदा के लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है। इससे पूर्व जो है स्वयं जीएसआई ने इस बात को कहा कि यहाँ अगर सुरंग बनेगी तो ये जोशीमठ के लिए खतरा हो सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रूवन यानी कि स्थापित सत्य है कि जोशीमठ में आज के दिन पर जो हो रहा है उसके लिए एनटीपीसी की परियोजना, उनकी सुरंग जिम्मेदार है। अब असल बात यह है कि जोशीमठ इससे बचेगा कैसे। तो जोशीमठ हम कह रहे हैं कि तभी बचेगा जब ये परियोजना बंद होगी। अगर इसमें लगातार विस्फोट होते रहेंगे तो जोशीमठ का बचना नामुमकिन है। तो लिहाजा जो है जोशीमठ आज भी विस्फोट हो रहे हैं। आज तो जो है हमारे आंदोलन के बाद वहाँ काम रुका हुआ है, लेकिन जब जब वहाँ विस्फोट होते हैं लोग उसको महसूस करते हैं, और वो जो है उस दिन आप दूसरे दिन देखिए तो धसाव बढ़ता जाता है। तो इस बीच वो काम रुका हुआ है, तो धसाव की गति भी रुकी हुई है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर को बचाना है तो उसके लिए ऐसी भारी परियोजनाएं, ऐसे भारी निर्माण को रोका जाना चाहिए। हमने तो बाकायदा ये भी मांग की कि यहाँ जो प्राइवेट में भी जो निर्माण हो रहा है उसको भी बदला जाना चाहिए, उसकी तकनीक को बदला जाना चाहिए। यहाँ स्थानीय शिल्प के आधार पर और हल्के भार वाले निर्माण को मंजूरी दी जानी चाहिए, और इसको पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए कि जो
यहाँ पर भारी निर्माण हो रहा है। सतीश जी, बद्रीनाथ हाईवे पे जिस तरीके से दरारें देखने को मिल रही हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरीके से बीआरओ लगातार काम कर रही है और उन दरारों को भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बाद भी दरारें पुनः जो हैं वो निकल रही हैं, आ रही हैं सामने और फैल रही हैं। तो बद्रीनाथ यात्रा कैसे होगी? आपको क्या लगता है कि कोई और रास्ता है, या क्योंकि जोशीमठ और औली जो है इस समय बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो औली में भी उसका प्रभाव पड़ा है, प्लस जो जंगलों में आग लग रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो औली में भी टूरिज्म ठप हो गया है। ऐसे में चार धाम यात्रा एक उम्मीद की किरण है कि यहाँ के लोगों की जो लाइवलीहुड है वो बेटर हो पाए। तो आपको क्या लगता है, क्या रास्ता आप दे सकते हैं सुझाव सरकार को कि कैसे होगा ये? हमारा तो ये जो है कहना है कि आप यात्रा को सुचारू तभी कर सकते हैं जब जो है यहाँ जोशीमठ वाला जो मार्ग है उसको आप ठीक कीजिए। कल उन्होंने उस दरार को भरने के लिए पत्थर डाला ताकि जो है मीडिया के उससे बचा जा सके। कल 3 ट्रक पत्थर एक केवल होल में डाले गए। कल ही हमने इस बात को कहा था, एसडीएम महोदय से भी कहा था कि उसमें पत्थर डालने से काम नहीं चलेगा, आपको उस पूरे मार्ग को पहले खोदना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दरार का स्रोत क्या है, कितनी बड़ी ये दरार है, उसके बाद खोदने के बाद आप उसको जो है ठीक कीजिए। कल हमारे बात को नहीं माना गया, कल जो है जो पत्थर भरा गया आज पता चला कि वो नीचे चला गया। अभी सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ जेसीबी लगा है, अब पूरी सड़क खोदी जा रही है। हमारा ये कहना है कि उसके स्थायी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। ये केवल बीआरओ के बस का काम नहीं है, इसमें जो इंजीनियर हैं, जो बिल्डिंग इंजीनियर्स हैं, उनकी मदद ली जाए, भूगर्भ शास्त्रियों की मदद ली जाए और उनके सलाह पर इसको ठीक किया जाए। आपके पास समय है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है, विशेषज्ञों की राय ली जाए। हमारे देश में विशेषज्ञों की कमी नहीं है और उनके राय के आधार पर इसको ठीक किया जाए। हमने दूसरा विकल्प इनको दिया था कि औली वाला जो मार्ग है उसको आप चौड़ा कीजिए, आपके पास 2 महीने का समय है। वो जो है जोशीमठ का सबसे स्थायी मार्ग है जिसमें कहीं कोई दरार नहीं है और वो सुरक्षित मार्ग है, वो बद्रीनाथ यात्रा के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उस सुझाव को भी अभी तक हमने आज से 1 हफ्ता पहले ये लिख करके दे दिया सरकार को कि आप उसका उपयोग कीजिए, उस पर कोई प्रगति नहीं है। इसमें अंतिम बात तो वही है जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जब तक जोशीमठ के प्रभावितों का इंतजाम नहीं करते, उनके लिए स्थायी व्यवस्था नहीं करते, उनके मुआवजे, पुनर्वास, विस्थापन की व्यवस्था नहीं करते, तब तक कोई यात्रा आपकी सफल होने वाली नहीं है।